हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, जिसे लोग बनारस या काशी भी कहते हैं। और ये विरोधाभास इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ उन गिने चुने मंदिरों या घाटों की बात करना नहीं है जिनकी तस्वीरें अक्सर पोस्टकार्ड्स पर दिखती हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम इसके भूगोल के पीछे के विज्ञान, इसकी पूरी डेमोग्राफिक्स, इसके एक विशाल शैक्षिक और शोध केंद्र होने की सच्चाई को जानेंगे और उन 34 जीआई टैग्स से लेकर नए लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स तक हर उस तंत्र को खंगालेंगे जो असल में इस शहर को चलाता है। तो आइए इस दिलचस्प जानकारी की परतें खोलते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति और इसका नाम। स्रोतों के अनुसार ये गंगा नदी के बाएं तट पर बसा है। अगर नक्शे को ध्यान से देखें तो यह शहर जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही जैसे जिलों से घिरा हुआ है। सही बात है। और भारत का सबसे प्राचीनतम नगर होने का दावा कोई हवाई बात नहीं है। इसका बाकायदा पहला लिखित उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। लेकिन मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो है इसके नाम की उत्पत्ति। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। नाम का उद्भव सीधे तौर पर इसके भूगोल से जुड़ा है। वरुणा और अस्सी ये दो नदियां हैं जिनके ठीक बीच में ये शहर बसा है। अच्छा, तो वरुणा और अस्सी को मिलाकर? बिल्कुल, इन दोनों नदियों के नामों को मिलाकर ही वाराणसी शब्द बना है। और यह महज एक संयोग नहीं है। प्राचीन काल में नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होती थी, वे प्राकृतिक सीमाएं होती थी जो एक पूरी सभ्यता को सुरक्षित रखती थी। एक तरह की बाउंड्री, है ना? हाँ, एकदम। वरुणा और अस्सी ने इस शहर को एक ऐसा सुरक्षित दायरा दिया जहां हजारों सालों तक बिना किसी बड़ी भौगोलिक बाधा के ज्ञान और संस्कृति का विकास हो सका। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अथर्ववेद में इसका जिक्र होना यह साबित करता है कि इसका सांस्कृतिक डीएनए कितना गहरा है। नामों की बात चली है तो इसके कई और प्रचलित नाम भी हैं, जैसे मंदिरों एवं घाटों का शहर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, शिव नगरी, यहाँ तक कि यूनेस्को ने इसे संगीत का शहर भी घोषित किया है। हाँ, वो भी एक बड़ा सम्मान है। लेकिन इन सब के बीच स्रोतों में एक बहुत ही अजीबोगरीब नाम सामने आया, रांड सांड सीडी नगर। अरे हाँ, सच कहूं तो पहली बार पढ़कर थोड़ा अजीब लगा मुझे। मतलब ये किसी भी टूरिज्म ब्रोशर में छापने लायक नाम तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नाम क्यों? देखिए, ये नाम सुनने में थोड़ा कच्चा या असभ्य लग सकता है, लेकिन ये इस शहर की सबसे अनफिल्टर्ड, सबसे जमीनी सच्चाई को बयां करता है। ये दिखाता है कि इस शहर में कोई दिखावा नहीं है, मतलब कोई बनावटीपन नहीं। बिल्कुल। मोक्ष की तलाश में यहाँ जीवन बिताने आई अनगिनत विधवाएं, संकरी गलियों में बेफिक्र घूमते हुए सांड और नदी की ओर ले जाने वाली अनगिनत सीढ़ियां यानी घाट, ये नाम इस बात का प्रमाण है कि इस शहर ने कभी खुद को किसी परफेक्ट सांचे में ढालने की कोशिश नहीं की। हाँ, जो है सो है। सही कहा। इसका जो अव्यवस्थित लेकिन बेहद जीवंत स्वरूप है, लोगों ने उसे उसी रूप में स्वीकार किया है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। मतलब ये एक जीता जागता शहर है, कोई म्यूजियम नहीं। अब अगर इस प्राचीन इतिहास से थोड़ा बाहर आएं और देखें कि आज के आधुनिक कागजों और आंकड़ों में वाराणसी कैसा दिखता है, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प डेटा सामने आता है। हाँ, आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। जैसे कुल क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या करीब 36,76,000 से ज्यादा है। यहाँ का लिंगानुपात 913 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 913 महिलाएं। लेकिन एक आंकड़ा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनगणना नगर या जिन्हें सेंसस टाउन्स कहते हैं वे वाराणसी में ही हैं। और उनकी संख्या 34 है। हाँ, 34। अब सवाल ये है कि ये सेंसस टाउन आखिर होता क्या है और ये आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे शहर की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। सेंसस टाउन तकनीकी रूप से ऐसे गांव या इलाके होते हैं जो आधिकारिक तौर पर नगर पालिका या नगर निगम तो नहीं बने, लेकिन जहां की आबादी, घनत्व और काम करने का तरीका पूरी तरह शहरों जैसा हो गया है। अच्छा, तो वो ग्रामीण इलाके नहीं रहे अब? बिल्कुल नहीं। मतलब वहां के ज्यादातर लोग अब खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्यापार, उद्योग या अन्य सेवाओं में लगे हैं।
वाराणसी के आसपास ऐसे 34 इलाकों का होना यह स्पष्ट करता है कि ये शहर एक जबरदस्त आर्थिक विस्तार के दौर से गुजर रहा है। एक तरह का साइलेंट अर्बनाइजेशन। हाँ, शहरीकरण सिर्फ मुख्य शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आसपास के पूरे ग्रामीण बेल्ट को अपने अंदर समाहित कर रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बूम है जो चुपचाप हो रहा है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे ODOP भी कहते हैं, उसके तहत बनारसी रेशम साड़ी को चुना गया है, जो स्वाभाविक भी है। बनारसी साड़ी की पहचान तो विश्वव्यापी है। हाँ, लेकिन आंकड़ों में एक और पेंच है, साक्षरता दर। कुल साक्षरता 75.6% है, जिसमें पुरुष 83.8% और महिलाएं 66.7% है। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हुई। एक ऐसा शहर जो हजारों सालों से ज्ञान, वेद और शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र रहा है, वहाँ साक्षरता दर 90 या 95% क्यों नहीं है? क्या ये उस ऐतिहासिक पहचान के साथ थोड़ा मेल नहीं खाता? ये उलझन लाजिमी है, लेकिन यहाँ हमें आधुनिक साक्षरता और पारंपरिक ज्ञान के बीच का फर्क समझना होगा। वो कैसे? देखिए, जनगणना में साक्षरता का मतलब है किसी एक भाषा को पढ़ और लिख पाना, जो हमारी आधुनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। ऐतिहासिक रूप से वाराणसी पारंपरिक शिक्षा, दर्शन और मौखिक ज्ञान के हस्तांतरण का केंद्र रहा है। अच्छा, मतलब जो श्रुति और स्मृति की परंपरा है। राइट, बिल्कुल। वो बौद्धिक गहराई आधुनिक जनगणना के एक साधारण से कॉलम में पूरी तरह से नहीं मापी जा सकती। हालांकि 75.6% बुरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये इस बात की तरफ जरूर इशारा करता है कि आधुनिक शिक्षा के मापदंडों पर, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के मामले में, इस क्षेत्र में अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है। यह अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। और इस शहर की बौद्धिक गहराई सिर्फ कागजी डिग्री तक सीमित नहीं है, ये यहाँ के रोजमर्रा के जीवन में दिखती है। बिल्कुल दिखती है। उदाहरण के लिए मीडिया और पत्रकारिता को ही लें। स्रोत बताते हैं कि यहाँ से गांडीव, सन्मार्ग, आज और दैनिक जागरण जैसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्र निकलते हैं। और सिर्फ अखबार ही नहीं। हाँ, मासिक पत्रिकाओं की एक पूरी परंपरा है। शिक्षक, रानी बिटिया, नई तालीम, जीवन शिक्षा, राजा बेटा। मतलब सिर्फ खबरी नहीं, बल्कि शिक्षा और साहित्य पर केंद्रित पत्रिकाएं। ये दिखाता है कि यहाँ के समाज में पढ़ने, लिखने और विमर्श करने की कितनी गहरी भूख है। और यही वो बौद्धिक जमीन है जिसने किसी एक विशेष विचारधारा को नहीं, बल्कि हर तरह के विचारों को पनपने का मौका दिया। विमर्श की यह आजादी ही इस जगह को एक स्पिरिचुअल मेल्टिंग पॉट या सर्वधर्म संगम बनाती है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ी आम धारणा टूटती है। हाँ। अक्सर भारी तौर पर देखने पर लगता है कि वाराणसी सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जो कि एक अधूरी तस्वीर है। एकदम। जब हम स्रोतों को खंगालते हैं तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये काशी महाजनपद की राजधानी थी और जैन धर्म के इतिहास में इसका बहुत बड़ा स्थान है। हाँ, यहाँ जैन धर्म के तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। जी, जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म यहीं हुआ था। और बौद्ध धर्म को कैसे भूल सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वो वाराणसी के ही निकट सारनाथ में दिया था। If we connect this to the bigger picture, मेरा मतलब है अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखा जाए तो वाराणसी एक लिविंग म्यूजियम यानी जीता जागता संग्रहालय नजर आता है। बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ कुछ किलोमीटर के दायरे में देखिए। एक तरफ काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, संकटमोचन, भारत माता मंदिर, मार्कंडे महादेव और काल भैरव जैसे भव्य और ऐतिहासिक मंदिर हैं। और तुलसी मानस मंदिर भी। हाँ, और दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद और आलमगीर मस्जिद जैसी संरचनाएं भी उसी भूगोल का अभिन्न हिस्सा है। और वहीं थोड़ी दूर जाने पर सारनाथ का दमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप खड़े हैं, जहां से एक पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। और ये सारे अलग अलग रंग एक ही शहर में घुल मिल गए हैं। मणिकर्णिका, दशाश्वमेध और 80 जैसे घाट तो इस पूरे सह अस्तित्व के गवाह हैं। साथ ही रामनगर किला और राजघाट जैसे ऐतिहासिक स्थल भी। सही कहा। और ये विविधता सिर्फ इमारतों या धर्मों तक सीमित नहीं है। इस मिट्टी से जो लोग निकले हैं वे भी उतने ही विविध और क्रांतिकारी रहे हैं। संत रविदास जी को ही लीजिए, जिनकी जन्मस्थली यहीं सीर गोवर्धनपुर में है।
और अभी हाल ही में कुछ बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था ना? हाँ, 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने वहां संत रविदास जी की 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। फिर कबीरदास, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये सभी लोग कोई साधारण लेखक या विचारक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। ये समाज की रूढ़ियों पर चोट करने वाले लोग थे। और कला के क्षेत्र में तो खैर क्या ही कहना, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई और ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, और तो और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली भी यही है। यह एक शहर के लिए कितनी असाधारण बात है। ये असाधारण इसलिए है क्योंकि ये शहर लोगों को सिर्फ पनाह नहीं देता, ये उन्हें सवाल करना सिखाता है। मुंशी प्रेमचंद ने जो सामाजिक यथार्थवाद लिखा या कबीर ने जिस तरह से पाखंड पर प्रहार किया, वो वैचारिक निडरता इसी शहर की हवा से आती है। बहुत गहरी बात कही आपने। और बिस्मिल्लाह खां साहब का गंगा किनारे बैठकर शहनाई बजाना ये बताता है कि कला किसी एक धर्म या सीमा की मोहताज नहीं है। ये शहर सदियों से विचारकों और कलाकारों के लिए एक इनक्यूबेटर की तरह काम करता आया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि विचारकों को गढ़ने का ये काम आज रुका नहीं है। ऐतिहासिक हस्तियों से आगे बढ़कर अगर हम आज के संस्थानों को देखें तो ये एक बहुत बड़े नॉलेज हब के रूप में सामने आता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, 1958 का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और 1975 का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। और सारनाथ में एक तिब्बती संस्थान भी है। जी, 1967 में बना केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। साथ ही BHU परिसर के अंदर ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT BHU है और अब एक वैदिक विज्ञान केंद्र भी प्रस्तावित है। प्राचीन संस्कृत, तिब्बती दर्शन और आधुनिक इंजीनियरिंग सब कुछ एक ही शहर में। ये अपने आप में एक अनूठा इकोसिस्टम है। एक ही भौगोलिक दायरे में आप वेदों की ऋचाओं का भी अध्ययन कर रहे हैं और क्वांटम भौतिकी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी। ये दिखाता है कि ये शहर ज्ञान को अलग अलग खांचों में बांटकर नहीं देखता। लेकिन रुको एक मिनट, यहाँ एक चीज ने मुझे सच में उलझा दिया है। दर्शन, साहित्य, इंजीनियरिंग और मेडिकल तक तो बात समझ में आती है। मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और मानसिक चिकित्सा संस्थान जैसी बड़ी मेडिकल सुविधाएं भी यहाँ हैं। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। लेकिन स्रोतों में मैंने देखा कि ये शहर कृषि शोध का बहुत बड़ा ग्लोबल हब बना हुआ है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की फिलीपींस वाली शाखा 2018 में खोली गई। हाँ, IRRI। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं है। साथ ही एक एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी। मतलब एक शहर जो घाटों और मंदिरों के लिए जाना जाता है, वो अचानक से ग्लोबल एग्रीकल्चर रिसर्च का हब कैसे बन गया? ये बाहर से देखने पर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे की रणनीति को समझें तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, वाराणसी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये गंगा के उस विशाल और उपजाऊ मैदानी इलाके के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, जो पूरे उत्तर भारत का पेट भरता है। अच्छा, तो लोकेशन का फायदा है। बिल्कुल। आप वाराणसी को इस पूरे कृषि क्षेत्र का एक एग्रीकल्चरल मदरबोर्ड मान सकते हैं। वाओ, एग्रीकल्चरल मदरबोर्ड। हाँ, जब यहाँ चावल की नई किस्मों, उन्नत सब्जियों या बेहतर बीजों पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध होता है, तो उसका सीधा और सबसे पहला फायदा उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के लाखों किसानों को मिलता है। इस शहर को केवल इसके अतीत तक सीमित न रखकर देश की खाद्य सुरक्षा और भविष्य के इनोवेशन का नेतृत्व सौंपा गया है। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और सिर्फ कृषि ही क्यों, उद्योगों और तकनीक के मामले में भी ये शहर बहुत आगे है। यहाँ भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान है। मढ़वाड़ी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल और एक टेक्सटाइल पार्क भी हैं। और कुछ नए संस्थान भी तो प्रस्तावित हैं। हाँ, एक सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन प्रस्तावित है। BHU में सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर है, बुद्धा थीम पार्क है और 2021 में बना रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र तो है ही। और शायद यहाँ म्यूजियम्स की भी एक लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी। 2018 में बना लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, 1920 का भारत कला भवन और 1904 का सबसे पुराना सारनाथ संग्रहालय।
इसके अलावा लोक कला संग्रहालय, रेलवे संग्रहालय, हज हाउस, राज्य हिंदी संस्थान एवं भोजपुरी भवन और 2016 में बना दीनदयाल हस्तकला संकुल भी है। और मैंने पढ़ा था कि देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय भी यहीं प्रस्तावित है। जी बिल्कुल। लेकिन उद्योगों में एक चीज जिस पर खास जोर दिया गया है वो है यहाँ का पारंपरिक शिल्प और उससे मिलने वाले जीआई टैग्स। स्रोत बताते हैं कि वाराणसी जिला पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला पहला शहर है। और वो आंकड़ा क्या है? वही 34 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये जीआई टैग असल में काम कैसे करता है और 34 का आंकड़ा होना इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को आप एक तरह का क्षेत्रीय पेटेंट या बौद्धिक संपदा अधिकार समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी उत्पाद जैसे बनारसी साड़ी या वाराणसी के लकड़ी के खिलौनों को यह टैग मिल गया तो दुनिया में कोई भी और व्यक्ति कहीं और बैठकर नकली उत्पाद बनाकर उसे बनारसी के नाम से नहीं बेच सकता। मतलब कोई कॉपी नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। ये वहां के स्थानीय कारीगरों को कानूनी सुरक्षा और उनके कौशल को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देता है। 34 उत्पादों को ये टैग मिलने का सीधा अर्थ है कि इस शहर की छोटी छोटी संकरी गलियों में पीढ़ियों से 34 अलग अलग तरह की बेहद विशिष्ट कलाएं और शिल्प जिंदा हैं जो किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनाए जा सकते। 34 अलग अलग कलाएं जिनमें गलीचा निर्माण, पीतल व कलई के बर्तन, जरी, चिकनकारी एवं गोटे का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, आभूषण, रेशमी वस्त्र और यहाँ तक कि अमोनियम क्लोराइड और सोडा ऐश के कारखाने भी शामिल हैं। ये वाकई अद्भुत है। और ये सब एक ही शहर के अंदर हो रहा है। और सिर्फ काम ही नहीं, ये शहर उत्सवों का भी शहर है। दशहरे पर होने वाला नखटैया मेला, रथ यात्रा, ध्रुपद मेला, वाराणसी महोत्सव, अखिल भारतीय व्यास समारोह, गंगा महोत्सव, देव दीपावली और 2023 का बड़ा गंगा पुष्करालु उत्सव। और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी तो यहाँ जगह है। हाँ, 1989 में बना कछवा वन्यजीव विहार, औंधी ताल, मुगदाव पक्षी विहार और सारनाथ का हिरण उद्यान। लेकिन अब आते उस बिंदु पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। वो क्या? एक तरफ तो ये 34 पारंपरिक कलाएं, प्राचीन घाट और अथर्ववेद के मंत्र हैं और दूसरी तरफ बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये तो बस शुरुआत है। स्रोत के अनुसार देश का पहला इनलैंड वाटरवे टर्मिनल यही गंगा नदी पर बना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने यहाँ अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है और 100 एकड़ जमीन में भारत का पहला फ्रेट विलेज विकसित किया है। ये फ्रेट विलेज क्या चीज है? फ्रेट विलेज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की दुनिया का एक बहुत ही आधुनिक कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा विशाल जंक्शन है जहां जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग आपस में जुड़ते हैं। मतलब तीनों ट्रांसपोर्ट मोड्स एक जगह। बिल्कुल। बड़े बड़े कार्गो जहाज गंगा नदी के रास्ते कंटेनर्स लेकर इस टर्मिनल पर आएंगे और फिर उन कंटेनर्स को सीधे ट्रेनों या ट्रकों पर लादकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाएगा। अरे वाह! इसका मतलब है कि वाराणसी अब सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ये पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा कमर्शियल और लॉजिस्टिक्स हब बन चुका है। ये माल ढुलाई का एक पूरा नया तंत्र है जो इस शहर की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देगा। और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक और कमाल देखिए जो सीधे तौर पर आम लोगों और पर्यटकों से जुड़ा है। कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर गिरजाघर तक जो लगभग 3.85 किलोमीटर की दूरी है, वहां देश का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे बन रहा है, जो कि अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए है। हाँ, ये कल्पना करना ही अपने आप में अचंभित करता है कि जहां जमीन पर हजारों साल पुरानी बेहद घनी और संकरी गलियां हैं, जहां पैदल चलना भी कभी-कभी मुश्किल होता है, ठीक उसी के ऊपर आसमान में एक अत्याधुनिक केबल कार सिस्टम काम करेगा। एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? ये एक तरह का इंजीनियरिंग चमत्कार होगा जो प्राचीन धरोहर को बिना नुकसान पहुंचाए ट्रैफिक की समस्या को सुलझाएगा। और यही वो अंतिम और सबसे गहरा सवाल है जो ये शहर हमारे सामने खड़ा करता है। कैसा सवाल? एक तरफ ये शहर ये साबित करता है कि किसी भी सभ्यता को अपनी जड़ों से कटने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वही शहर अपने भूगोल के ऊपर से एक रोपवे गुजारने और नदियों के जरिए विशालकाय कंटेनर्स ढोने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाराणसी एक प्रयोग है,
ये देखने का कि क्या अतीत और भविष्य एक ही समय एक ही स्थान पर सह अस्तित्व में रह सकते हैं। क्या कोई शहर अपनी आध्यात्मिक आत्मा को सुरक्षित रखते हुए भी एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कुछ सालों में ये शहर पूरी दुनिया को देगा। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि वाराणसी सिर्फ एक पुराना शहर नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसा मॉडल है जहां परंपरा और आधुनिकता, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था, वेद और विज्ञान रोज सुबह एक साथ आंख खोलते हैं। यह महज इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि भविष्य की एक केस स्टडी है। सही बात है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी जगह को सिर्फ एक नजरिए से नहीं आंका जा सकता। गहराई में जाने पर हर चीज अपने आप में एक ब्रह्मांड समेटे हुए होती है। इसी दिलचस्प और गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। एक 3000 साल पुराने शहर की इन नई और हैरान करने वाली परतों ने निश्चित रूप से कई धारणाओं को बदला होगा। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये सोचने का विषय है। अगली बार किसी और विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए विदा।